नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों डीए बढ़ोतरी का आदेश वित्त मंत्रालय से जारी हो चुका है, लेकिन डीआर बढ़ोतरी का जिस आदेश के बेस पर हमें हमारा पेंशन में बढ़ोतरी मिलना है, वो आदेश पेंशन मंत्रालय से अभी भी नहीं जारी हुआ है। तो क्या अक्टूबर महीने का पेंशन हमें बढ़े हुए रेट से नहीं मिलेगा? क्या अब हमें 53% के हिसाब से जो डीआर बढ़ोतरी का जो एरियर मिलना है वो इस महीने नहीं मिलेगा? क्योंकि अब स्पर्श से एडवांस इंटीमेशन का पेंशन का मैसेज जारी होने ही वाला है, क्योंकि आज 23 अक्टूबर खत्म हो गया। हो सकता है कल या परसों के अंदर अंदर हमें मैसेज मिल जाए। तो ऐसे में अब भुगतान कैसे होगा? क्या दीपावली से पहले हमें एरियर नहीं मिलेगा? इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सबको पता है कि इक्वल एमएसपी का हमारा जो केस था वो दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हो गया है। अब हमारा केस दाखिल होने जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, इसकी भी जानकारी आई है, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, एमएसईपी फैमिली पेंशनर को मिल गया। अब जब फैमिली पेंशनर ने ओपीटी फिक्स का फायदा मांगा तो रिकॉर्ड ऑफिस ने किस तरीके से जवाब दिया है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है सबके लिए। तो इन्हीं विषयों को लेकर के आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या माननीय कोर्ट जवान विरोधी है? जब केस ऑफिसर का हो तो इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन केस जवानों का हो तो नहीं कर सकते हैं। इक्वल एमएसपी 15,500 का केस अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, आप सबने देखा था माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई चली तो फाइनली जिस दिन जजमेंट देना था उस दिन माननीय कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, माननीय कोर्ट के आदेश में जो बातें लिखी गई हैं, वहां पर माननीय कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि हम इन विषयों पर इंटरवीन नहीं करना चाहते हैं। जबकि अगर इन्हीं चीजों को हम देखें तो माननीय कोर्ट ने कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें सरकारी जो आदेश हैं या पे कमीशन के जो आदेश हैं उनको इंटरवीन किया है। चाहे आप राशन मनी, ऑफिसर्स का राशन मनी का इशू हो, चाहे ऑफिसर्स का पे मैट्रिक्स को बदलने का इशू हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन का इशू हो, चाहे एनएफयू यानी कि नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का इशू हो, ये सारे इश्यूज भी पे कमीशन के ही थे, लेकिन माननीय कोर्ट ने इंटरवीन किया है। तो क्या माननीय कोर्ट जवान विरोधी है? क्या जब भी ऐसे मसले आते हैं जिसमें जवानों का वेलफेयर हो, उसमें माननीय कोर्ट कहती है कि हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए? माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने जो माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का 30 सितंबर 2024 के सुनवाई का आदेश आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अब इस आदेश में माननीय कोर्ट ने बहुत सारी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे फैक्ट्स को सामने रखते हुए अपना फैसला सुनाया है। जो भी हमारे पक्षकार थे उनकी बातों को ध्यान से सुना गया है, और सुनते हुए सरकारी पक्ष की भी बातों को सुनते हुए छठे पे कमीशन, सातवें पे कमीशन का रिकमेंडेशन में किस तरीके से एमएसपी को दिया गया था उसको यहां पर सामने लाया गया। और साथ ही साथ माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट के एक केस का यहां पर रेफरेंस दिया गया, और उसका रेफरेंस देते हुए छठे सातवें पे कमीशन के रिकमेंडेशन को सामने रखते हुए माननीय कोर्ट ने केस को खारिज किया। जबकि माननीय कोर्ट ने यहाँ पर कुछ चीजें इस तरीके से लिखी हैं, माननीय कोर्ट की जो टिप्पणियां थी वो टिप्पणियां तो ऐसी थी जैसे कि जवानों के फेवर में फैसला आने वाला है, लेकिन बावजूद इसके माननीय कोर्ट ने जवानों के फेवर में फैसला ना देते हुए केस को ही खारिज कर दिया। क्योंकि सुनवाई में या इस कोर्ट के ऑर्डर में जो बातें लिखी गई है वहां पर सातवां पे कमीशन, छठा पे कमीशन का रिकमेंडेशन का हवाला दिया गया है, जबकि रिकमेंडेशन में क्लियरली जवानों का मेहनत ज्यादा होता है या रिस्क ऑफ लाइफ या तो रिगर्स ऑफ जो सर्विस होता है, यानी कि सर्विस की जो कठिनाइयां होती हैं उनके बारे में मद्देनजर रखते हुए एमएसपी को दिया गया है, ऐसा रिकमेंडेशन में कहा गया है। और बकायदा सातवें पे कमीशन के रिकमेंडेशन में तो ये भी कहा गया है क्योंकि जवानों का रिटायरमेंट अर्ली एज में होता है, इस वजह से एमएसपी को दिया गया है। तो माननीय कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, टिप्पणियां तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जवानों के फेवर में बातें हैं, लेकिन जो फाइनल जो जजमेंट का लाइन है वहां पर केस को खारिज कर दिया, जो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए कुछ भी हो, अब हमारा केस माननीय सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आस है। अब इस केस को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा, ऐसी जानकारी वीर बहादुर सिंह जी ने दी है, जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर हैं। तो उन्होंने जो वीडियो मैसेज जारी किया उसको थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तो इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं
और तमाम कोर्ट के ऑर्डर लगाएंगे जहां उन्होंने अफसरों के केस में इंटरवीन किया है, लेकिन जेसीओ जोहार का जहां मैटर आता है वहां इंटरवीन नहीं कर सकते। तो हम कहां जाएंगे? गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती, कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो हम लोगों ने कहीं दिया हुआ है, उस पर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। दोस्तों अभी आप सबने वीर बहादुर सिंह जी को सुना, जिन्होंने कहा है कि अब हमारा ये केस इक्वल एमएसपी का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस केस को संजीदगी से लेते हुए जवानों के पक्ष में जो भी जस्टिफाइड पॉइंट्स हैं उनको सुनती है और माननीय कोर्ट जवानों के फेवर में जो भी न्याय है वो न्याय देने का काम करेंगी, ये हमारी आशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। वित्त मंत्रालय ने 53% डीए का आदेश जारी कर दिया, पर पेंशन मंत्रालय का 53% डीआर का आदेश नदारद है, अभी तक जारी नहीं हुआ है। अब आगे क्या होगा? अक्टूबर का पेंशन में कितना डीआर, 50% या 53%? जी हाँ दोस्तों, आप सबने देख लिया होगा कि जो डीए बढ़ोतरी का आदेश है वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया। ये सामने आप आदेश देखिए, यह आदेश जारी किया गया 21 अक्टूबर को और इस आदेश का हेडिंग में ही आप देख पा रहे हैं 1 जुलाई 2024 से लागू करके बढ़ोतरी कर दिया गया है, जो कि 50% से बढ़कर अब 53% हो गया है। ये डीए का आदेश है दोस्तों, जो सर्विस में है, ये एम्प्लॉइज के लिए आप देख पा रहे हैं, ये एम्प्लॉइज के लिए है, पेंशनर्स के लिए नहीं है। तो इस आदेश के जरिए डीए की बढ़ोतरी तो हो गई है दोस्तों, लेकिन डीआर बढ़ोतरी के लिए जो पेंशन मंत्रालय से आदेश जारी होना है वो अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या अब हमें अक्टूबर महीने का पेंशन या स्पर्श से जो एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आएगा वो 53% के हिसाब से आएगा या 50% के हिसाब से आएगा? ये सवाल आपके भी मन में होगा। तो इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा, क्योंकि हूबहू यही चीज अक्टूबर 2023 में भी हुआ था। जी हाँ, आगे बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। अब 24 या 25 अक्टूबर तक स्पर्श से पेंशन का मैसेज अगर आएगा, क्योंकि दोस्तों आज 23 अक्टूबर खत्म हो गया है, अब मोस्ट प्रोबेबली पूरे चांसेस हैं कि 24 या 25 अक्टूबर तक हमें स्पर्श द्वारा पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज मिल जाए। तो ऐसे में अगर 24 और 25 अक्टूबर को अगर एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आता है तो फिर 53% कैसे, कब और 3% का एरियर कितना मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये चांसेस पूरे हो गए हैं कि हमें जो अब स्पर्श द्वारा पेंशन का जो मंथली पेंशन का जो एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आएगा वो 50% के हिसाब से ही आएगा, क्योंकि अभी तक डीआर का आदेश पेंशन मंत्रालय ने जारी नहीं किया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो बढ़ा हुआ रेट है वो इस महीने नहीं मिलेगा। इसके बारे में भी आगे बताता हूं, क्योंकि पिछले साल भी हूबहू यही हुआ था। पहले जो है पुराने रेट से पेंशन का मैसेज जारी हो गया और पेंशन भी पुराने रेट से ही मिल गया, लेकिन जो एरियर मिलना था वो मिला 4 महीने का। जी हाँ, यानी कि इस बार भी अगर कल या परसों तक मैसेज आ जाता है और पेंशन मंत्रालय का आदेश उसके बाद आता है तो पेंशन मंत्रालय का आदेश को इंप्लीमेंट करने के लिए स्पर्श को ज्यादा समय नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इंप्लीमेंट करने के लिए केवल 2 या 3 दिन बहुत हैं, क्योंकि स्पर्श में केवल एक कमांड देना है और जो हमारा 4 महीने का एरियर है, क्योंकि हमारा बेसिक पेंशन ऑलरेडी फिक्स हो रखा है स्पर्श के अंदर, जैसे ही 4 महीने का एरियर को कैलकुलेट किया जाएगा वो आराम से निकल आएगा। यानी कि अगर हमारा अक्टूबर महीने का पेंशन 50% डीआर के हिसाब से ही मैसेज आता है या पेंशन भी क्रेडिट होता है तो हमें एरियर मिलेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 4 महीने का 3% बढ़ोतरी का अगर एरियर मिल जाता है तो हमें अगले महीने से नवंबर से बढ़ा हुआ पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो बात एक ही हो गई, अक्टूबर का पेंशन आपको पुराने रेट से मिलेगा और अक्टूबर महीने का 1 महीने का एरियर भी आपको 3 महीने के एरियर के साथ 4 महीने का एरियर आपको मिलेगा। जिस वजह से आप देखिए अगले 2-3 दिन के अंदर अगर पेंशन मंत्रालय से आदेश जारी हो जाता है तो उसके बाद एडवांस इंटीमेशन का पेंशन का मैसेज के बावजूद और एक एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आएगा, वो आएगा एरियर का भुगतान का। जी हाँ, अब 4 महीने का एरियर आपको कितना मिलेगा आपको आगे मैं पूरा चार्ट दिखाऊंगा, और चार्ट के अलावा भी चार्ट में अगर आपका पेंशन नहीं है तो आपका पेंशन को किस फॉर्मूले के साथ आपको आसान तरीके से 5 सेकंड के अंदर आप अपना जो है एरियर 4 महीने का कितना बनेगा वो निकाल पाएंगे, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। 4 महीने का एरियर आपको अब डीएडीआर का कितना मिलेगा उसको पहले देखते हैं। दोस्तों अब महीने का आखिर हो चुका है, तो ऐसे में भी जब डीआर का एरियर के लिए कोई लेटर जारी नहीं किया गया पेंशन मंत्रालय से डीआर बढ़ोतरी का, तो इससे लगभग ये क्लियर हो जाता है कि अक्टूबर महीने का जो पेंशन या उसका मैसेज आएगा वो 50% डीए के या डीआर के हिसाब से ही हमें आएगा। लेकिन दोस्तों चूंकि आगे कुछ दिनों में दीपावली है और पिछले साल भी हमने यही देखा था
सेम हूबहू यही देखा था कि अक्टूबर महीने का पेंशन का मैसेज जारी हो गया, उसके बाद अक्टूबर महीने का जो पेंशन है वो बगैर बढ़े हुए रेट से ही मिला हमें, लेकिन जो एरियर दिया गया वो अक्टूबर तक का दिया गया। यानी कि अब की बार ऐसा हुआ तो हमें जुलाई से लेकर अक्टूबर का यानी कि 4 महीने का एरियर मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने जो एरियर का जो ये लिस्ट जारी किया है, लिस्ट जो बनाया है काफी मेहनत करने के बाद, तो ये लिस्ट दोस्तों 4 महीने का एरियर का कैलकुलेशन है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा बेसिक पेंशन या बेसिक पे जो भी आपका है। यहाँ पर देखिए ये पूरा 2 कॉलम है, इसमें आपका जहां पर भी अमाउंट है उसके हिसाब से आगे ये सर्विस पेंशनर का कितना 4 महीने का एरियर होगा और ये फैमिली पेंशनर का कितना 4 महीने का एरियर होगा, ये यहाँ पर है। आगे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, नीचे ले जाता जाऊंगा, जहां पर भी आपका बेसिक पेंशन का अमाउंट है वहां पर वीडियो को पॉज करके आपका कितना एरियर आपको मिलेगा वो समझ सकते हैं। तो क्लियर है दोस्तों, ये होगा आपका बेसिक पेंशन या ये वाला कॉलम आपका बेसिक पेंशन, और ये वाला जो कॉलम होगा अगर आप सर्विस पेंशनर हैं तो आपको कितना 4 महीने का एरियर मिलेगा, या तो फिर ये, और ये वाला होगा या तो ये वाला होगा आपका फैमिली पेंशनर। अगर आप हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का अगर आपको पेंशन मिलता है तो आपका एरियर 4 महीने का कितना मिलेगा। तो चलिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूं नीचे, जहां पर भी आपको आपका बेसिक पेंशन दिखता है वहां पर आपने वीडियो को रोकना है और पॉज करके समझना है कि आपका 4 महीने का एरियर आपको कितना मिलने वाला है। तो पूरा मैं नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूं, जहां भी आपका बेसिक पेंशन वाला आंकड़ा आपको मिलता है वहां पर आपने वीडियो को रोकना है। तो सभी पेंशनर्स का यहां पर मैंने आंकड़ा लिया हुआ है, लगभग सभी अमाउंट का आंकड़ा लिया हुआ है। अगर आपका बेसिक पेंशन इस लिस्ट में ये जो चार्ट मैंने जारी किया यहां नहीं है तो उसको कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपका बेसिक पेंशन अगर यहाँ पर लिस्ट में नहीं है तो आपने 4 महीने का एरियर निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब इसके अलावा भी इसमें अगर आपका पेंशन का अमाउंट नहीं है, जैसे एक्स ग्रुप वालों का नहीं है या जो पेमेंट लेते हैं सर्विस में जो है उनका नहीं है, पेमेंट के साथ भी आप 4 महीने का एरियर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आपका जो भी बेसिक है, बेसिक पे या बेसिक पेंशन, उसके साथ गुणा कर दीजिए 0.12 को, जो अमाउंट आएगा हूबहू वही अमाउंट आपका 4 महीने का 3% डीआर बढ़ोतरी का एरियर होगा दोस्तों। इसमें 1 या 2 रुपए का प्लस माइनस हो सकता है, बाकी लगभग हूबहू वही अमाउंट आपको 4 महीने का एरियर के तौर पे मिलेगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। फैमिली पेंशनर को एमएससीपी दिया, जब ओपीटी फिक्स का फायदा देने की बारी आई तो कहा ऑप्शन में ओरिजिनल पेंशनर का सिग्नेचर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये काबिले तारीफ कदम है रिकॉर्ड ऑफिस का कि उन्होंने फैमिली पेंशनर को भी एमएससीपी का फायदा दे दिया। लेकिन 2016 के बाद जिनको भी एमएससीपी मिलता है या प्रमोशन मिलता है उनको एक ऑप्शन और भी है ओपीटी फिक्स का। अगर ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर करते हैं तो उनका और एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलता है। तो जब पेंशनर जागरूक हुए सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद उनको एमएससीपी तो मिल गया, फिर उन्होंने जब ओपीटी फिक्स के लिए जब मांग किया, जब उन्होंने कार्रवाई की तो उनको रिकॉर्ड ऑफिस ने जवाब दिया कि जब तक ओरिजिनल पेंशनर का साइन किया हुआ ऑप्शन फॉर्म हमें नहीं मिलेगा हम आपको ओपीटी फिक्स का फायदा नहीं दे सकते। जी हाँ, चलिए मैं सबसे पहले आपको लेटर दिखाना चाहूंगा जो रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को भेजा, उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों ये रिकॉर्ड ऑफिस ने 10 अक्टूबर को फैमिली पेंशनर को जवाब दिया है, और ये जवाब दिया है ओपीटी फिक्स को लेकर के। पेंशनर को जानकारी नहीं थी, उन्होंने जद्दोजहद की, काफी कार्रवाई करने के बाद उनको एमएससीपी एडजस्ट कर दिया गया। देखिए दोस्तों, ये एमएससीपी पेंशनर को ही मिलना था, लेकिन पेंशनर का डेथ हो जाता है, फैमिली पेंशन शुरू हो जाता है और फैमिली पेंशनर द्वारा कार्रवाई करने के बाद उनको एमएससीपी का फायदा मिल जाता है। लेकिन एमएससीपी के बाद जब ओपीटी फिक्स को लेकर के पेंशनर ग्रीवेंस डालते हैं तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा यह जवाब दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड ऑफिस पेंशनर को कोऑपरेशन करने की जरूरत है ये समझ में आता है। और इस जो है जवाब में जो लिखा गया है, देखिए ये जो 10 अक्टूबर का लेटर है इसमें बोला गया है कि आपको पहले ही एक जवाब दिया गया, उसमें आपको सही जवाब दिया गया। तो पहले वाला जो जवाब था ये देखिए 13 सितंबर का जवाब है, इसमें पेंशनर को क्या बोला गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए सभी पेंशनर्स को इस चीज को ध्यान करना चाहिए। देखिए पेंशनर को कहा गया है इट इज इंटीमेटेड दैट सुइटेबल रिप्लाई हैज ऑलरेडी बीन फॉरवर्डेड टू यू वाइड आवर लेटर नंबर सो एंड सो। अब रिप्लाई में क्या लिखा गया है, ऑप्शन फॉर्म इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द वेटरन ओनली फॉर पब्लिकेशन ऑफ ओपीटी फिक्स पार्ट 2 ऑर्डर, thus ऑप्शन फॉर्म इज नॉट बीइंग फॉरवर्डेड टू एनो केस ऑफ वेटरन्स। यानी कि यहां पर कहा गया है कि जो ओपीटी फिक्स है, ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर करने के लिए ऑप्शन फॉर्म चाहिए, और जो ऑप्शन फॉर्म है वो पूर्व सैनिक द्वारा ही साइन किया जाएगा।
ये एनओकेज को नहीं भेजा जाएगा। अब यहां पर मेरा सवाल है, जब एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर किया गया तब तो वेटरन का कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि ऑप्शन तब भी दिया जाता है, विलिंगनेस तब भी दिया जाता है। लेकिन एमएससीपी का, चलिए काबिले तारीफ काम है रिकॉर्ड का कि एमएससीपी ग्रांट करके फैमिली पेंशनर को भी एमएससीपी का फायदा दिया। लेकिन अब जब ओपीटी फिक्स देने की बारी आई तो तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ये बोल रहा है कि नहीं, हमें तो वेटरन का साइन किया गया ही जो है ऑप्शन चाहिए। पेंशनर को जो रिकॉर्ड ऑफिस है उन्होंने कहा कि हमें वेटरन का साइन किया हुआ ऑप्शन जो है चाहिए, उसके अलावा हम कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पर ऑलरेडी पेंशनर का डेथ हो गया है, डेथ होने के बाद अगर उनका प्रमोशन एडजस्ट हो रहा है, एमएससीपी एडजस्ट हो रहा है, तो ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं जो फैमिली पेंशनर हैं उनसे लिया जाए, उनसे ऑप्शन का जो है सिग्नेचर करवा के लेकर के कार्रवाई किया जाए। क्योंकि जब पेंशनर नहीं है तो उनको आप उस सुविधा से, उस बढ़ोतरी से, ओपीटी फिक्स का बढ़ोतरी से मना नहीं कर सकते, उनको देना पड़ेगा। और पेंशनर के बजाय फैमिली पेंशनर से ही इस ऑप्शन सर्टिफिकेट को मांग करके, उनका सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करके उनको बढ़ोतरी दिया जाना चाहिए, ये हमारी अपील है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।